हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए देख लेते हैं 10th जुलाई का एनालिसिस। ठीक है, तो पहला आर्टिकल है जीएस पेपर 1 से रिलेटेड मंगोलियन कंजूर मैन्युस्क्रिप्ट्स के बारे में। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने बोला है कि जो हमारे जो 108 वॉल्यूम्स हैं ऑफ द मंगोलियन कंजूर, उनको अंडर नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स के तहत उनको रीप्रिंट किया जाएगा। ठीक है, तो नाउ द फर्स्ट सेट ऑफ द 5 वॉल्यूम्स अभी तक रिलीज हो चुके हैं। कब? गुरु पूर्णिमा, जो धामा चक्र डे था, ठीक है, उस दिन पे ये रिलीज हो गई थी। सो मंगोलियन कांजूर है क्या? सो इन द मंगोलियन लैंग्वेज कांजूर का मतलब होता है कंसाइज ऑर्डर्स, कि भाई जो लॉर्ड बुद्धा ने ऑर्डर्स पास किए हैं उनको बोला जाता है कांजूर। तो वो मंगोलिया में इसलिए मंगोलियन कांजूर बोला जाता है। ठीक है, इट इज हेल्ड इन हाईली एस्टीम्ड बाय मंगोलियन बुद्धिस्ट एंड दे वर्शिप द कांजूर एट टेम्पल्स एंड रिसाइट द लाइन्स। ठीक है, रोज इसका, जैसे हमारे यहाँ गीता का करते हैं तो उनके यहाँ कांजूर को रिसाइट करते हैं। एंड मंगोलियन कांजूर हैज बीन ट्रांसलेटेड फ्रॉम टिबेटन। ठीक है, एंड द लैंग्वेज ऑफ कांजूर इज क्लासिकल मंगोलियन। सो जो इंडिया एंड मंगोलिया के उनकी कनेक्शंस क्या है वो देख लेते हैं। अब आप मुझे मंगोलिया के बॉर्डरिंग नेशंस के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, मैं बता देती हूँ, मंगोलिया इज लैंडलॉन्ग कंट्री एंड इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। ठीक है, सो हिस्टोरिकल इंटरेक्शन बिटवीन इंडिया एंड मंगोलिया गोज बैक सेंचुरीज। बुद्धिज्म इंडिया से मंगोलिया गया था। ठीक है, थ्रू द रिलीजियस एम्बेसडर्स ड्यूरिंग द अर्ली क्रिश्चियन एरा, एंड एज अ रिजल्ट टुडे बुद्धिस्ट फॉर्म द सिंगल लार्जेस्ट रिलीजियस डिनोमिनेशन। मंगोलिया में काफ़ी बुद्धिस्ट मिलते हैं। इंडियन एस्टैब्लिश फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस इन 1955, वहाँ पे एम्बेसडर्स, ठीक है, हमारा यहाँ पे एम्बेसी वगैरह सब बनी वहाँ पे। और जो नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट है वो इंपॉर्टेंट है, 2003 का मिशन है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर कर रहा है। ठीक है, एंड इट इज़ मैंडेटेड फॉर डॉक्यूमेंटिंग, कंजर्विंग एंड डिसमिनेटिंग द नॉलेज जो मैन्युस्क्रिप्ट्स में प्रिजर्व्ड हैं। ठीक है, एंड अभी बोलते हैं कि इंडिया में तो काफ़ी सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं एंड जो लार्जेस्ट हैं, एंड इसीलिए इनको रीप्रिंट करना ज़रूरी है। ठीक है, सो दिस वाज द थिंग अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, टूरिज्म एंड कल्चर करता है। ठीक है, 2003 का प्रोजेक्ट है। देन इज अबाउट क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। तो फरवरी 2020 की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। ठीक है, तो अभी तक वो इम्प्लीमेंट हुआ नहीं। उन्होंने कहा कि जो बिहार इलेक्शन है ना अक्टूबर 2020 में, वहाँ से इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करो। ठीक है, तो क्या हुआ कि जजमेंट वाज पास्ड इन द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस फाइल्ड अगेंस्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, क्या करा था कि भाई वहाँ पे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो नहीं वो जो कोर्ट की जजमेंट है उसको नहीं मान रहे। क्या हुआ था, 2018 की जो जजमेंट थी उसमें बोला था कि पॉलिटिकल पार्टीज को जो क्रिमिनल केसेज है ना, जो उनके कैंडिडेट्स मान लो खड़े किए, मान लो साध्वी प्रज्ञा को खड़ा किया, उनके खिलाफ जो क्रिमिनल केसेज है वो आपको न्यूज़पेपर में, आपकी सोशल मीडिया हैंडल में, अपनी वेबसाइट में पूरा पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, कितने क्रिमिनल केसेज हैं, अंडर ट्रायल है या फिर कन्विक्टेड, जितना भी है सब लिखना पड़ेगा। एंड जो भी, और आपको रीजंस भी साइड करना पड़ेगा कि मैंने दूसरे कैंडिडेट के बदले इनको क्यों चूज करना। ठीक है, सो ये सब लिखना पड़ेगा। पेटिशनर्स ने बोला कि भाई ऑब्सक्योर एंड लिमिटेड सर्कुलेटिंग पेपर्स, छोटे छोटे न्यूज़पेपर्स में कर देते हैं पब्लिशर, फिर वो मिलते ही नहीं है, तो ये बहुत दिक्कत है। तो इसलिए बोलो कि उनको वेबसाइट्स पे पब्लिश करो। ठीक है, सो वही बोला है कि उनको पब्लिश करना चाहिए, एंड फेल टू कंप्लाई तो उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। तो कोर्ट ने क्या डायरेक्शन इशू की, तो भाई सब डिटेल्स रिगार्डिंग द क्रिमिनल केसेस नॉट ओनली लोकल न्यूज़पेपर्स बल्कि पार्टी वेबसाइट्स और सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी पब्लिश हो जानी चाहिए। ठीक है, एंड रीजंस बताओ कि भाई ऐसे इन्हीं लोगों को क्यों चूज किया, बाकियों में क्या कमी रह गई थी। ठीक है, एंड रीजंस देना पड़ेगा विद रेफरेंस टू क्वालिफिकेशन, अचीवमेंट एंड द मेरिट। सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट क्या कहता है, जब भी इलेक्शन या कंटेस्टिंग इलेक्शन की बात आए तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट याद आना चाहिए कि लॉ मेकर्स कैन नॉट कंटेस्ट इलेक्शन ओनली आफ्टर देयर कन्विक्शन इन क्रिमिनल केस। क्रिमिनल केस में कन्विक्ट हो गया ना, तब तो आप कर ही नहीं सकते आप इलेक्शंस कंटेस्ट। तो बट सेक्शन 8 इसका आरपीए का 1951 का क्या कहता है, डिस्क्वालीफाइज अ पर्सन कन्विक्टेड विद सेंटेंस ऑफ 2 years और मोर फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शंस। ठीक है, तो डिस्क्वालीफाई कर देगा अगर 2 साल से ज़्यादा का उसको में वो कन्विक्ट हो गया है। बट दोज अंडर ट्रायल वो कंटेस्ट कर सकते हैं इलेक्शन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो क्रिमिनलाइजेशन की मेन दिक्कत क्या होती है, करप्शन। ठीक है, वोट बैंक पॉलिटिक्स एंड लैक ऑफ गवर्नेंस। वे आउट क्या है, पॉलिटिकल पार्टी शुड देमसेल्फ रिफ्यूज। भाई जो दिख रहा है साध्वी प्रज्ञा है, मतलब मना कर दो यार, किसी और को खड़ा कर दो। ठीक है, तो आरपी एक्ट शुड बी अमेंडेड टू डिबार द पर्सन। अगर पॉलिटिकल पार्टीज खुद से नहीं मान रहे तो इसको अमेंड करो, या फिर कोर्ट की सहायता लो तो फास्ट ट्रैक कोर्ट एस्टैब्लिश करो, ट्रांसपेरेंसी लेके आओ कैंपेन में, फाइनेंस कहाँ से आ रहा है, एंड ईसीआई को ज़्यादा पावर देनी चाहिए ताकि इनके जो फाइनेंशियल अकाउंट्स है उनका ऑडिट करे, उनको पता लगाए कि भाई फलानी में फंडिंग आप कहाँ से रही है। इन 2004 अभी देखो कि कितने कितने केसेस बढ़ रहे हैं। 2009 में तो 30% के खिलाफ क्रिमिनल केसेस थे और 2019 10 साल में 43% हो गए हैं। तो ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं एंड द कोर्ट शुड टेक अ नोटिस ऑफ दैट।
देन WHO डिक्लेयर श्रीलंका एंड मालदीव्स मीजल्स फ्री। ठीक है, तो वहाँ से इरेडिकेट हो गया। तो हमने मीजल्स और रुबेला का दोनों का पढ़ना है, क्या क्या होता है इन डिजीज में। तो ये पहली 2 कंट्रीज है जो हमारा टारगेट था। ठीक है, WHO का टारगेट था 2023 तक हम एलिमिनेट करेंगे मीजल्स एंड रुबेला को। तो जो WHO की साउथ ईस्ट एशिया रीजन की जो ये पहली 2 कंट्रीज बनी हैं जिन्होंने 2023 के टारगेट से पहले इसको कंप्लीट कर दिया है। सो कब होता है कि भाई व्हेन देयर इज नो एविडेंस ऑफ एंडेमिक ट्रांसमिशन, ठीक है, ओवर 3 ईयर्स, 3 साल तक नहीं होना चाहिए। मालदीव्स में लास्ट केस आया था 2009 में, रुबेला का 2015 में, श्रीलंका में 2016 में आया था और रुबेला का 2017 में। तो 3 साल हो गए हैं। सो मेंबर्स कंट्रीज ऑफ हैड इन सितंबर 2023, मतलब इनका टारगेट था कि वे 2023 तक खत्म करेंगे। ठीक है, तो बट इन्होंने पहले ही खत्म कर लिया। भूटान, नॉर्थ कोरिया, ईस्ट टाइमोर ने भी ये भी मीजल्स फ्री हो चुके हैं। नीड फॉर एलिमिनेशन, प्रिवेंटिंग एलिमिनेशन से क्या होगा, 5 लाख डेथ जो बिना बात की हो जाती थी ना वो कम हो जाएंगी। ठीक है, मोर्टेलिटी रिड्यूस हो जाएगी एंड 55,000 केसेस ऑफ रुबेला भी कम हो जाएंगे। तो मीजल्स क्या है, हाईली कंटेजियस है, बहुत ज़्यादा फैलती है, वायरस की डिजीज़ है, वायरल डिजीज़ है, ड्रॉपलेट्स के थ्रू फैलती है। ठीक है, जैसे कोविड फैलता है ना, छींक दो खांस दो तो फैल जाती है थ्रू द इन्फेक्टेड पर्सन। इनिशियली क्या होगा, 10-12 दिन के में इन्फेक्शन के बाद हाई फीवर, तेज बुखार आ जाएगा, नाक में से पानी बहेगा, आंखें लाल हो जाएंगी, टाइनी वाइट स्पॉट्स आएंगे मुंह के अंदर। ठीक है, और फिर रैश आता है। ठीक है, खुजली होने लगती है, मतलब दाने दाने से पूरे शरीर पे आ जाएंगे। ठीक है, पहले फेस पे आएंगे फिर पूरे शरीर पे फैल जाएंगे। ठीक है, सीवियर मीजल्स और किसमें होता है, क्या होता है कि बता रहे हैं ना मीजल्स से मोर्टेलिटी कम होगी। क्यों, क्योंकि मीजल्स का ज़्यादा खतरा ना पुअरली नरिश चिल्ड्रंस में होता है जिनमें ऑलरेडी विटामिन ए की दिक्कत होती है, विटामिन ए की कमी की। ठीक है, तो क्योंकि तो जब मीजल्स की वैक्सीन भी लगाते हैं ना उसके साथ में विटामिन ए की भी देते हैं ताकि मीजल्स की वैक्सीन बेहतर असर करे। या फिर जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है या HIV वगैरह है उनको ज़्यादा ये वल्नरेबल है। मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशंस क्या होती है मीजल्स की, अंधा हो जाएगा, दिमाग में सूजन आ जाएगी, एंसेफेलाइटिस हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा, दस्त लगेंगे। ठीक है, दस्त लगेंगे तो शरीर में से पानी निकल जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगी एंड सीवियर रेस्पिरेटरी सिम्टम जैसे निमोनिया। प्रिवेंशन क्या है, रूटीन वैक्सीनेशन कराओ भाई, क्योंकि सरकार ने भी जो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसमें भी इंक्लूडेड है मीजल्स की वैक्सीनेशन। ठीक है, तो वो कराओ, और तो क्या ही है, सरकार फ्री में दे रही है तो वो तो करा ही लो कम से कम। प्रिवेंटिव एफर्ट्स क्या हो सकते हैं, मीजल्स एंड रुबेला आर टारगेटेड इन द 5 WHO रीजन्स बाय 2020। WHO इज लीड टेक्निकल एजेंसी जो इम्यूनाइजेशन करवा रही है, जो जिसको चाहिए डोजेस वो बांट रही है WHO। सो रुबेला क्या है, जनरल माइल्ड इन्फेक्शन है, मीजल से कम है, तभी तो मीजल्स में 5 लाख और इसमें 55,000 डेथ हो रही है। पर सीरियस कॉन्सिक्वेंस अगर प्रेग्नेंट वुमेन को हो जाए, क्योंकि उसमें कंजेनाइटल रुबेला सिंड्रोम हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चे को क्या होगा, उसमें दिक्कतें आ जाएंगी, एनोमलीज आएंगी। ठीक है, उसकी आईज में दिक्कत आएगी, ग्लूकोमा, कैटरेक्ट। ठीक है, आंखें बड़ी बड़ी हो जाएंगी या मोतिया जिसे कहते हैं वो हो जाएगा। ईयर्स में हियरिंग लॉस हो सकता है। ब्रेन में माइक्रोसिफेली, मतलब दिमाग डेवलप ही नहीं हुआ, छोटा सा रह गया, मतलब मुंह इतना बड़ा हो गया और दिमाग इतना छोटा सा हो जाएगा। ठीक है, मतलब सिर बहुत छोटा हो जाता है। कॉजेज ह्यूज सोशियो इकोनॉमिक बर्डन, क्योंकि फिर हॉस्पिटल में लेंगे घूमेंगे बच्चे को तो सोशियो इकोनॉमिक बर्डन तो आता ही आता है। सो ये दोनों डिजीज के बारे में आपने ध्यान रखना है। देन इज अबाउट US विड्रॉल फ्रॉम WHO। तो पहले जो गिदड़ बकी थी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने May 29 में कि हम हटा देंगे हमारी फंडिंग यहाँ से, तो अब वो पक्का हटा दी जुलाई 6 को। ठीक है, तो क्योंकि वहाँ कोविड के केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, एज यू नो। सो वाई दिस डिसीजन, की क्यों बोल रहे हैं कि भाई इन्होंने हमें पहले नहीं बताया कि कोविड फैलने वाला है, जनवरी में इनको पता था। ठीक है, तो पहले नहीं बताया तो ये चाइना सेंट्रिक है एंड वी डोंट वांट टू बी द मेंबर ऑफ दैट। सो इम्प्लीकेशंस क्या होगी कि भाई ग्लोबल पब्लिक हेल्थ है, ऑब्वियसली वो ग्लोबल पब्लिक हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा, सिग्निफिकेंट आएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अप्रॉक्स 14% यूनाइटेड स्टेट्स की फंडिंग करता है। हालांकि वो फंडिंग आती नहीं है, अब तक रेगुलर नहीं थी कुछ सालों से, बट देता है। ठीक है, सो अभी उसको सस्पेंड करना पड़ेगा कंट्री की वोटिंग राइट्स को, और जो भी उसके आर्टिकल 7 है उसमें अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। WHO कब आया था, ये इंपॉर्टेंट है, 7 अप्रैल 1948 में एस्टैब्लिश हुआ था एंड वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन में 7,000 के आसपास पीपल, 150 कंट्री में इसके ऑफिस हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। सो WHO गवर्न कैसे होता है, WHO असेंबली डिटरमाइंस पॉलिसी। ठीक है, वो इसकी पॉलिसीज बताएगी। एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, जो मेंबर्स क्वालिफाइड इन हेल्थ डॉक्टर्स वगैरह होंगे वो उसमें एग्जीक्यूटिव बोर्ड बनाते हैं। कोर फंक्शन इज टू डायरेक्ट कोऑर्डिनेट इंटरनेशनल हेल्थ वर्क थ्रू कोलैबोरेशन। सो फंडिंग कैसे होती है भाई, 4 तरीके की फंडिंग होती है, असिस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन, वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन, कोर वॉलंटरी एंड पैंडेमिक इन्फ्लुएंजा प्रिपेयर्डनेस। एसएस का मतलब कि भाई कंट्रीज की मालिकाना हालत देख के, ठीक है, माली हालत देख के कि भाई कितना उनकी पॉपुलेशन है,
ठीक है, एंड अमाउंट ऑफ इसमें रिलेटिव टू कंट्रीज वेल्थ एंड पॉपुलेशन, उस हिसाब से आपको भरना ही भरना पड़ेगा। वॉलंटरी क्या है भाई, चाहते हो तो भर दो, ठीक है, हमें क्या है। सो इट इज कम फ्रॉम मेंबर स्टेट्स और फ्रॉम अदर पार्टनर्स, ठीक है, दे कैन बी फ्लेक्सिबल, कितना ही दे दो, 10 रुपये दे दो, 100 रुपये दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। कोर वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन अलाउ लेस वेल फंडेड एक्टिविटीज टू फ्रॉम बेटर to benefit from better now of resources and ease implementation bottlenecks that arise when immediate financing is lacking। जब immediate financing की कमी है तब core voluntary contributions काम आती हैं। फिर पैंडेमिक इन्फ्लुएंजा प्रिपेयर्डनेस है, ये 2011 से स्टार्ट की, जब देखा इन्होंने स्वाइन फ्लू हो रहा है, इन्फ्लुएंजा काफ़ी हो रहा है, इन्फ्लुएंजा वही फ्लू जैसा ही होता है, तो तब इन्होंने ये लेकर आए ताकि वो जो इन्फ्लुएंजा रिलेटेड चीज़ें हैं वो ज़्यादा हम पहले से ही डेवलप करके रखें। लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर्स कौन है भाई, WHO ही, WHO का कौन है, यूनाइटेड स्टेट्स, ये 14% के आसपास कॉन्ट्रीब्यूट करता है। फिर बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन करते हैं कॉन्ट्रीब्यूटर। फिर जावी वैक्सीन अलायंस करता है विद यूके, ठीक है, यूके भी, जर्मनी भी काफ़ी करता है। इंडिया की देख लो, इंडिया की इंपॉर्टेंट है और थोड़ा US की है, एंड इंडिया 0.48% करता है, ज़्यादा नहीं करते, एंड चाइना 0.21, हमसे भी कम करता है। सो बाकी देख लो, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ वर्ल्ड बैंक करता है, तो ये देख लो कि काफ़ी लोग करते हैं, यूरोपियन कमीशन भी करता है, तो ऐसा नहीं है, कमीशंस वगैरह एंड बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड बैंक भी इसमें कॉन्ट्रीब्यूट करता है। देन इज अबाउट ऑस्ट्रेलिया एंड मालाबार एक्सरसाइज। तो क्या है भाई मालाबार एक्सरसाइज, ये क्या है, इसमें ऑलरेडी मालाबार एक्सरसाइज में ये एक बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज है, जो पहले तो बायलेटरल थी, ठीक है, तो US, इंडिया और US के बीच में थी 1992 में, फिर ये ट्राइलेटरल होगी क्योंकि 3 मेंबर्स आगे, जापान भी आगे 2015 में, चलो हम भी करेंगे तुम्हारे साथ। पर क्या बोल रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया को भी ले आओ, फिर ऑस्ट्रेलिया भी आ जाएगा तो क्या होगा, क्योंकि इंडिया, US, जापान और ऑस्ट्रेलिया क्या क्वाड ग्रुप के मेंबर्स हैं, क्या होगा कि चलो हम नॉर्मली एक पॉलिटिकल अलायंस भी है तो हमारा मिलिट्री अलायंस भी हो जाएगा, ठीक है, तो ये वाली चीज़ है। तो ऑस्ट्रेलिया को क्यों इंक्लूड करना चाहिए, तो दिस विल बी फर्स्ट स्टेप टुवर्ड मिलिटराइजेशन ऑफ क्वाड कोलिशन। तो बीजिंग को बड़ी दिक्कत आई थी इससे, तो अब कह रहे बीजिंग को दिक्कत आई ना, तब तो पक्का करना चाहिए इसको, ठीक है। बिसाइड एवरी एंड जापान कीन ऑन Canberra, so this is Australia's capital. Inclusion for some time now has been pushing India to consider इस, तो इंडिया सोच रहा है, करेंगे नहीं करेंगे, क्या होगा। once the government take decision to include Australia as per procedure, have to be informed to secure, उनकी भी कंसेंट लेनी पड़ेगी, आफ्टर विच फॉर्मल इन्विटेशन देना पड़ेगा, चलो भाई आओ पधारो हमारे देश। सो अबाउट मालाबार एक्सरसाइज बता चुकी हूँ मैं, अभी इसको डिले कर दिया गया ड्यू टू COVID-19। सो क्वाड ग्रुपिंग क्या है, इसमें 4 ये वाले मेंबर्स हैं, ऑल 4 नेशन फाइंड कॉमन ग्राउंड्स, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक नेशंस हैं एंड कॉमन इंटरेस्ट है इनके, क्योंकि मैरीटाइम ट्रेड सिक्योरिटी, क्योंकि ये इंडियन ओशियन शेयर करते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली यूनाइटेड स्टेट नहीं करता, बट ऑस्ट्रेलिया, इंडिया करते हैं, ठीक है, जापान है, मतलब आसपास के देश है, लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं बेसिकली। सो इंडिया आइडिया पहले किसने, जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे 2007 में लेकर आए, ठीक है, पर ऑस्ट्रेलिया की बार बार दिक्कत आ रही थी, तो ये अभी क्वाड ग्रुप है, मतलब सेटल्ड है। सिग्निफिकेंस क्या है, अपॉर्चुनिटी फॉर लाइक माइंडेड कंट्रीज टू शेयर नोट्स एंड कोलैबोरेट ऑन म्यूचुअल इंटरेस्ट, ओपन एंड फ्री इंडो पैसिफिक रीजन की बात करते हैं, ठीक है, एंड वही चीज़ें हैं, कुछ खास नहीं है इसकी इंपॉर्टेंस। बेन चीज़ है मालाबार एक्सरसाइज 1992 से कर रहे हैं हम, ठीक है। देन इज अबाउट रीवा सोलर प्रोजेक्ट, आपको थोड़ा आइडिया होगा, मोदी जी आ रहे थे कुछ दिनों से। सो इट इज़ एशियाज लार्जेस्ट 750 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट, तो रीवा जो मध्य प्रदेश में, वहाँ पे इसको बनाया गया है। सोलर पार्क डेवलप किया गया है बाय द रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड, ठीक है, तो इन्होंने इसको डेवलप किया है, इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस क्या है, क्योंकि जो हमारा टारगेट है, ठीक है, 175 गीगावाट हम जो रीन्यूएबल एनर्जी है 2022 तक प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, तो वो हमने टारगेट को पूरा करने के लिए इसको लेकर आए हैं, ठीक है। एंड इसमें क्या है, 100 गीगावाट की ऑफ सोलर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है इसमें। तो सिग्निफिकेंस क्या है कि भाई पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म है इसमें, ठीक है, एंड इट ऑल्सो रिसीव्ड वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंशियल अवार्ड फॉर इनोवेशन एंड एक्सीलेंस, ठीक है, एंड प्रोजेक्ट इज ऑल्सो फर्स्ट रिन्यूएबल एनर्जी टू सप्लाई टू आउटसाइड इंस्टीट्यूशनल कस्टमर, जैसे दिल्ली मेट्रो है ना, उसमें 24% ऑफ एनर्जी ये देगा, ठीक है। सो वाइल 76% सप्लाई टू स्टेट्स डिस्कॉम्स ऑफ मध्य प्रदेश, तो ये वाली चीज़ है, तो वो उनको भी सप्लाई करेगा स्टेट को, प्लस दिल्ली मेट्रो को भी देगा। तो आप ऐसे ये जो टारगेट है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। तो इस तरीके की चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो, जैसे आप बोल दो कि अपने आंसर राइटिंग में, जैसे राजस्थान, गुजरात की काफ़ी एरियाज डेजर्ट कंडीशन में है, तो वहाँ पे इस्टेब्लिश करो, जब वो मतलब वहाँ पे प्लांटेशन है ही नहीं, ठीक है, लोग भी नहीं रह रहे हैं वहाँ पे, सो यू शुड प्लांट सच सोलर प्लांट्स देयर, ताकि वहाँ पे उन चीज़ों, उस लैंड का बेटर यूज़ हो सके। देन इज अबाउट भाषण चार आइलैंड, इसको 4 पिया भी बोलते हैं, ठीक है, आइलैंड है बांग्लादेश का, देखो ये लोकेशन है इसकी, ठीक है, कंटेक्स्ट कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, रोहिंग्या से इंपॉर्टेंट है। सो आइलैंड है बांग्लादेश का, बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है, हिमालय सिल्ट से बना है, 40 किलोमीटर स्क्वायर का आइलैंड है, लोकेशन इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना।
देन इज अबाउट समाधान से विकास, ठीक है। जैसे विवाद से विश्वास स्कीम थी ना कि भाई अपना जो भी टैक्सेस वगैरह है दे दो, ठीक है, हम नहीं उस पर तुम्हारा पेनल्टी लगाएंगे, ठीक है। तो विवाद से विश्वास स्कीम के सेम मॉडल लाइन में हरियाणा सरकार ने निकाला है समाधान से विकास, ठीक है। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम इंट्रोड्यूस बाय हरियाणा गवर्नमेंट फॉर रिकवरी ऑफ लॉन्ग पेंडिंग ड्यूज ऑन अकाउंट ऑफ एक्सटर्नल डेवलपमेंटल चार्जेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चार्जेस। जिन्होंने अपने चार्जेस पे नहीं किए, अभी एक बार कर दो, हम तुम्हारी वन टाइम सेटलमेंट कर देंगे, ठीक है। सो दिस वॉज इट फॉर टूडेज डिस्कशन। 10 का भी कवर हो गया, 11 का आपका कल आ जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।